अगर कहीं भी और हो रहा है तो हम उससे अछूते नहीं रह। पूरी दुनिया एक गांव में तब्दील हो चुकी है, तो किसी भी कोने में अगर कुछ होगा तो दूसरा कोना इफेक्टिव नहीं होगा, कैसे कह सकते हैं? और कैसे इस बात को कंफर्म किया जा सकता है? यह स्पष्ट है कि प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे ऊपर उसका असर बहुत कम हो रहा है। इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसके उपाय हम लोग खोज रहे हैं। कोई अगर ये कह रहा है तो उससे उस पर उसके इलाना बातों पर क्या बात की जाए कि कोई प्रॉब्लम नहीं? कैसे नहीं प्रॉब्लम होगा भाई? ये तो प्रॉब्लम होनी ही है। दुनिया के आधी दुनिया जब युद्धरत हो चुकी है और जहां से गैस निकलते हैं 70% गैस जहां से आता है वो एरिया डिस्टर्ब है। बावजूद इसके ये सरकार की, देखिए जो कहा आपने हरदीप सिंह पुरी जी ने, उन्होंने क्या कहा? पीएम की डिप्लोमेसी से भारतीय हित सुरक्षित है, होर्मुज का रास्ता भारत के लिए खुला है, बात हो गई है, खुल गया है। और जाहिर सी बात, एक साथ 20 शिप लेके चले, कहीं से हमला हो गया तो हमले स्ट्रेटेजिकली एक एक, और आर्मी मैन को ज्यादा समझना चाहिए, 1 शिप, 2 शिप, 3 शिप, 4 शिप धीरे धीरे करके निकालेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय तेल आया, पिछले 5 दिनों में 28% एलपीजी का उत्पादन बढ़ा। भारत के पास पर्याप्त क्रूड ऑयल है, पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है। 40 देशों से क्रूड ऑयल हम ले रहे हैं, 100% से ज्यादा हमारी रिफाइनरियां उत्पादन कर रही हैं। अगर अगल बगल के देशों में देखें, आप पास पड़ोस में देख लीजिए, पाकिस्तान में क्या हालात है, बांग्लादेश में क्या हालात है, कनाडा में 33% बढ़ गया, वहां पर फ्रांस में बढ़ गया। तो जब दुनिया इस तरह से परेशान है पूरी दुनिया में, तो हम बैठकर ये कहें कि नहीं नहीं जी हमें तो शंका है? शंका रखिए, समाधान करना, ये आप बताइए समाधान क्या है? राष्ट्र किसी एक दल का नहीं है, देश के हर व्यक्ति की जिम्मेवारी। मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के नाते से नहीं बोल रहा हूं, मैं एक भारतीय हूं, इस चैनल पर बैठे हम सब भारतीय हैं और हम सब भारतीयों को ये देखना है कि भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हम भारत सरकार को क्या योगदान दे सकते हैं। कनाडा, नॉर्वे, रूस, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया से आज गैस आ रही है जिसमें हॉर्मुज से उसका कोई आना जाना नहीं है। हॉर्मुज से करीब 20% आबादी अब प्रभावित हुई है। गैस सिलेंडर पैतृक होने की बात नहीं है। भारत सरकार ने लगातार कहा है कि हमारे पास 250 मिलियन बैरल कच्चा तेल और ईंधन का स्टॉक है जो 8 हफ्तों के लिए पर्याप्त है। 258 MMTPA रिफाइनरी क्षमता है, कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। हाँ, ये जाहिर सी बात है, मैं फिर कहता हूं, ब्लैक मार्केटिंग रोकना हमारी जरूरत है, सभी भारतीयों को एकजुट होने की जरूरत है। इस समय फेक नैरेटिव फैलाने का नहीं है, ये शंका का नहीं है, समाधान बताइए ना। बीइंग ए नेशनलिस्ट, बीइंग ए नेशन ऑफ द सिविलियन ऑफ द कंट्री, what suggestion you can give to the government, ये लेकर के आइए ना समाधान। ठीक है, ईशान त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ईशान, आपका भी स्वागत करती हूँ, फिर अनुराग जी आपके पास आऊंगी। ईशान, बहुत सारी बातें जो पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से कही गई, आई एम श्योर आपने वो बातें सब सुन भी ली हैं, उनको एनालाइज भी कर लिया। उसमें 2 बातें और कही गई कि एक तो ये समय अफवाह फैलाने का भी नहीं है और ये किसी भी तरीके के फेक नैरेटिव को फैलाने का भी समय नहीं है, पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए। और धनंजय गिरी जी ने कहा कि क्रिटिसिज्म के साथ साथ, क्रिटिसिज्म कीजिए, दिक्कत है, लेकिन इसके साथ साथ फिर ये भी बताइए कि समाधान क्या हो सकता है, ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अब जितनी बातें अभी तक कांग्रेस कह रही थी या आज भी जो राहुल गांधी ने कहा, डिप्लोमेटिक फेलियर है, फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, अगर हमने अपने ऑप्शंस कर लिए हैं उतने तैयार जितने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस के लिए हमारे पास थे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, फिर देश में कोई पैनिक की स्थिति आने वाले समय में नहीं बनेगी। पूर्णिमा जी, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को पैनलिस्ट को, पूरे देश को मेरा नमस्कार। देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं धनंजय गिरी जी को सुन रहा था क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन कर पाया इस डिबेट में। धनंजय जी को मैं अभी सुन रहा था, मेरे भाई ये कह रहे थे कि अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई हम भी नहीं चाहते अफवाह फैलाई जाए, लेकिन मेरे भाई ये कह रहे थे हम भारत सरकार को किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, ये सोचा जाना चाहिए। देखिए, विपक्ष का कर्तव्य ये होता है कि भारत सरकार से हम सवाल पूछें, हम जो जनहित के सवाल हैं वो पूछें। हम ये पूछें कि आपकी डिप्लोमेसी फेलियर की वजह से आपने जिस तरीके से सरेंडर किया पूरा ट्रंप के सामने, इजराइल के सामने देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, उसी के कारण आज ये दिक्कत आ रही है। मैं आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं 2-3 विषयों पे बोलना चाहता हूं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब से बंद हुआ है तब से वहां पे जो चाइना के शिप्स हैं, जो चाइना के लिए निकले हैं तेल लेके या एलपीजी लेके, वो पहले दिन से निकल रहे हैं। रशिया के लिए जो शिप्स हैं वो पहले दिन से निकल रहे हैं। वो अभी ऐसा नहीं है कि वो अभी निकलने शुरू हुए हैं, वो पहले दिन से ईरान ने, जो कि हमारा एक समय पे एलाई हुआ करता था, हमारा एक करीबी मित्र हुआ करता था, हजारों साल की जो संस्कृति है हम आपस में साझा करते थे,
वो चाइना और रशिया को अलाउ कर रहा था शिप देने के लिए, शिप भेजने के लिए, लेकिन भारत की उसने, या फिर अब हम अपनी बात करेंगे, अन्य देशों की भी बात करेंगे, भारत की उसने जो शिप्स थी या टैंकर्स थे उनको रोकने का काम किया था। अब आइए बात इन दूसरी बात, इन दो जो शिप्स आप जिनकी चर्चा चल रही है कि 2 शिप्स आई हैं, मैं भी एक खबर पढ़ देता हूं, और देश के अखबार की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, उनके सूत्रों के हिसाब से, क्योंकि आजकल सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हरदीप पुरी करते हैं, ना एस जयशंकर आके खुद से करते हैं, ना स्वयं प्रधानमंत्री आके करते हैं। आजकल सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही है उसमें इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप होकर आए हैं, इन्होंने अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया था, विच इज कॉल्ड गोइंग डार्क, यानी कि वो आइडेंटिफाई ना हो पाए, वो नजरों में ना आ पाए। इन्होंने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है, और ये वेसल ट्रैकिंग डेटा से है, तो एक बात तो हमें ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए कि हम बिल्कुल दुरुस्त हो गया है सब कुछ। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी है उनके द्वारा, उन्होंने कहीं ये नहीं बोला है कि हमारा अभी तक क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है। उन्होंने ये बोला है कि 3 बार बातचीत हुई है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की, ईरान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनसे, लेकिन उसके क्या निष्कर्ष निकल के आए हैं इस बात पे अभी तक नहीं बोला है। तब तक हमें अपने लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस एंड लिव अप टू द सिचुएशन एंड सी कैसी सिचुएशन है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात बिल्कुल आखिरी बात, और बहुत जनता के लिए जो बात है कि जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, एलपीजी जो सिलेंडर्स है, एलपीजी गैस की, देखिए तेल का हम भंडारण कर सकते हैं, लेकिन जो एलपीजी गैस है, गैस का भंडारण करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसकी जो लगातार सप्लाई है वो बनी रहनी चाहिए। भाई आपके घर में खाना बनता है, मेरे घर में खाना बनता है, गरीबों के घर में खाना बनता है, रेस्टोरेंट चलते हैं, बड़े बड़े होटल चलते हैं, ढाबे चलते हैं एलपीजी से, तो एलपीजी की जो सप्लाई है वो लगातार आती रहनी चाहिए। और देखिए एलपीजी की कमी तो आ रही है, एलपीजी की कमी अगर नहीं आ रही होती तो जो होटल संघ है वो क्यों लिखता कि बॉम्बे में होटल क्लोज हो रहे हैं, बेंगलोर में हो रहे हैं, हैदराबाद में हो रहे हैं, कलकत्ता में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए, तो दिक्कतें तो आ रही हैं। अब किसानों पे कैसे फर्क पड़ता है इस बात का? भाई यूरिया के जो प्लांट है जिसमें एलएनजी एक पावर सोर्स की तरह काम करता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, हम एलएनजी पूरा इंपोर्ट करते हैं, वो सारा एलएनजी 90% एलएनजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके आता है। और एक यूरिया के प्लांट जब बंद हो जाता है, आपको मैं बताता हूं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का जो प्लांट है, पहला सबसे बड़ा प्लांट है यूरिया बनाने का, वो बंद हो गया है। उसने अपने कुछ प्लांट्स बंद करे हैं और उस प्लांट को दोबारा चालू करने में 1 महीना लगेगा। जब दोबारा उस प्लांट को चालू करेंगे तो यूरिया का एक प्लांट चालू करने में 1 महीना लगता है। तो ये जो 1 महीने का जो नुकसान होगा, जो महंगा यूरिया हम खरीदेंगे, वो उसका असर किसानों पे पड़ेगा, किसानों पे पड़ेगा तो हम सब पे पड़ेगा, और हम सब पे पड़ेगा तो आमूमन सी बात है कि जो खाने पीने के दाम है वो बढ़ेंगे। सरकार को इस बात का एक कॉग्निजेंस लेना चाहिए, सरकार को इस बात को सोचना चाहिए, और इन सब मुद्दों पे आके हमें अनाथ ना करे देश के लोगों को, आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। भाई ये